नमस्कार साथियों, अश्वनी जीएस क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम सब एक हिस्ट्री के मॉक टेस्ट को आप लोगों के समक्ष लेने वाले हैं। साथियों, हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन है और ये संगम संस्कृति से है, संगम काल से है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम यहाँ पर शामिल करेंगे और आप इसी तरह से लोग अपना जो है सो देखते रहें, अपना मेहनत करते रहें और तैयारी को पुख्ता करते रहें। साथियों, आइए हम सब स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। इस सेशन में साथियों हम सबसे पहले देखेंगे कि हिस्ट्री के वे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या फिर कहीं ना कहीं क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो साथियों देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, वह क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि संगम संस्कृति में दक्षिण के 3 राज्यों में कौन शामिल नहीं है। संगम संस्कृति के दक्षिण के 3 राज्यों में कौन शामिल नहीं है, ये पहला क्वेश्चन कहता है साथियों। तो पहला क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उतना महत्वपूर्ण कि इसे आप देख करके ही समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है कि संगम संस्कृति में दक्षिण के 3 राज्यों में कौन शामिल नहीं है, यह क्वेश्चन कहता है साथियों। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सबके लिए भी, इसे आप लोग ज़रूर देखें और ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये है चोल। संगम संस्कृति में दक्षिण के 3 राज्यों में कौन शामिल नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो संगम संस्कृति में 3 राज्य वंश शामिल थे। ये कौन शामिल नहीं है ये खोजना है, ध्यान दीजिएगा। कौन शामिल नहीं है यह पूछा जा रहा है। तो नहीं जब नहीं देगा तो नहीं के लिए चीज़ों को पूछना है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो चोल, चेर, पांड्य, सोलंकी कौन नहीं था। तो इसका आंसर साथियों सिंपल हो जाएगा। इसका तो तुरंत आंसर आप लोग बता चुके होंगे या सही भी कमेंट आ रहा लोगों का। इसका आंसर आ जाएगा साथियों डी, सोलंकी नहीं था। बाकी संगम काल में 3 राजवंश आते थे, चोल राजवंश, चेल राजवंश और पांड्य राजवंश। ये 3 राजवंश संगम संस्कृति में आते थे, संगम राज्य में आते थे। आइए हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है साथियों कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित करना है साथियों। तो जो वहाँ पर जो संगम हुआ था ना, संगम जो हुआ था साथियों, तो उसमें आपको देखना है कि केंद्र और अध्यक्षता किसने की थी, उसी के बारे में देखना है और आंसर टिक लगाना है। तो साथियों जो वहाँ पर संगम मतलब जो सभा का आयोजन किया गया था, उस सभा का केंद्र क्या था और कहाँ पर हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, उसी से संबंधित है। तो संगम में जो मदुरै था, मदुरै एक आपका मदुरै है ए। तो क्या मदुरा में जो हुआ था संगम, क्या उसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने किया था, ये सही है। क्या कपाटपुरम या अलवई में हुआ था एक, तो क्या उसकी अगस्त ऋषि ने ही उसे किया था, बाद में तोलकापियर ने किया, क्योंकि अगस्त ऋषि के शिष्य तोलकापियर ने बाद में किया था क्या। सी है उत्तरी मदुरा मतलब नकीरर ने किया था क्या, या डी है मानेखेट बिल्हण ने किया था क्या। ये आपके सामने अध्यक्ष, केंद्र और अध्यक्ष हैं। 4 केंद्र मदुरा, कपाटपुरम या अलवई, सी उत्तरी मदुरा और मानेखेत, ये 4 आपके सामने केंद्र हैं जो संगम हुए थे, जो सभा हुए थे। और 4 आपके सामने अध्यक्ष हैं, अगस्त ऋषि, और दूसरे में कपाटपुरम जो बी है, उसमें बी में अगस्त ऋषि ही किए थे प्रारंभ में, लेकिन बाद में उनका तोलकापियर ने किया था। और सी है उत्तरी मदुरई जो आपका नकीरर दिया गया है, और डी है मानेखेत बिल्हण। इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है, इस बात पर फोकस करना है कि नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा साथियों डी। क्या हो जाएगा साथियों, डी इसका भी आंसर हो जाएगा मानेखेत। यह सही सुमेलित नहीं है क्योंकि बिल्हण यहाँ पर गलत है साथियों। यह मानेखेत जो है यह गलत है क्योंकि 3 संगम मुख्य रूप से हुए थे, मदुरई में, कपाटपुरम या अलवई में और उत्तरी मदुरई में साथियों 3 ही संगम हुए थे मुख्य रूप से। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर डी हो जाएगा साथियों, जो आपका दूसरे प्रश्न का आंसर। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न कहता है तमिल साहित्य का बाइबिल, तमिल साहित्य का बाइबिल लघु वेद या पंचम वेद या कुरल को माना जाता है। इसकी रचना किसने की है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट जरूर कर लेंगे आप सब लोग। तमिल साहित्य का बाइबिल लघु वेद या पंचम वेद कुरल को माना जाता है, किस ग्रंथ को कहते हैं। तो तमिल साहित्य का बाइबिल किसे कहते हैं, कुरल ग्रंथ को कहते हैं। लघु वेद किसे कहते हैं, कुरल को कहते हैं। पंचम वेद किसे कहते हैं, कुरल को कहते हैं। इसकी रचना किसने की है, यह क्वेश्चन है। इसकी रचना किसने की है, यह क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। तो एक है तिरुवल्लुवर, बी नपुथनार, सी कपिलार और डी कौशिकनार। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए तिरुवल्लुवर, बी
नपुथनार, सी कपिलार, डी कौशिकनार। ये 4 ऑप्शन है और जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा साथियों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जिनको यह आंसर, जो क्वेश्चन पहली बार सुन रहे होंगे, वो नोट जरूर कर लेंगे इसके क्वेश्चन के आंसर को, क्वेश्चन भी नोट कर लेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसकी रचना किसने किया था, जल्दी से कमेंट, बहुत लोगों का सही आया, इसके लिए मैं भी इसके आंसर को बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा साथियों तिरुवल्लुवर। क्या हो जाएगा, तिरुवल्लुवर साहब जो थे, ए ऑप्शन हो जाएगा। तिरुवल्लुवर जो थे साथियों, तिरुवल्लुवर जी ने ही इसकी रचना किया था, कुरल का, जिसे तमिल साहित्य का बाइबिल, लघु वेद या पंचम वेद कहा जाता है। आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन थे। शिल्पाधिकारम एक पुस्तक थी, इसके लेखक कौन थे। तो क्योंकि महत्वपूर्ण ग्रंथ था संगम काल से संबंधित, तो ए ऑप्शन है शीतलई सतनार, बी है तिरुवल्लुवर, सी है इलांगो अदिगल, डी है इनमें से कोई नहीं। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन थे। शीतलय सतनार, तिरुवल्लुवर जी थे, इलांगो अदिगल थे, या इनमें से कोई नहीं। कमेंट जल्दी से करेंगे इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, तमिल साहित्य से संबंधित। यदि इतना क्वेश्चन आप याद कर लेते हैं तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हैं, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं, इसलिए इतने क्वेश्चन को जरूर आप याद कर लेंगे साथियों। यदि संगम काल से क्वेश्चन पूछा जाता तो समझिए कि आपके संगम काल के क्वेश्चन कुछ % तैयार हो चुके हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन थे साथियों, तो शिल्पाधिकारम के लेखक कौन थे, तो आप याद कर लेंगे इलांगो अदिगल, सी ऑप्शन हो जाएगा साथियों सही। इलांगो अदिगल जो थे वे शिल्पाधिकारम के लेखक थे, इसे आप नोट कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न कहता है चोल राज्य का राजधानी और राज चिन्ह क्या था। चोल राज्य का राजधानी और राज चिन्ह क्या था साथियों, तो ए ऑप्शन है उत्तरी मनलूर या उरैयूर। राज्य के चिन्ह बाघ या चीता, क्या ये सही है। बी कहता है राजधानी मदुरई में था लेकिन राज्य चिन्ह मछली था, क्या बी सही है। सी कहता है राजधानी मरंदई में था और राजकीय चिन्ह धनुष था, क्या ये सही है। या डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा समझ रहे होंगे आप लोग। 2 क्वेश्चन है, राजधानी भी पूछी गई है और राज्य चिन्ह भी पूछा गया है, तो राजधानी भी बताना है चोल राज्य का और राज्य चिन्ह भी बताना है। ऑप्शन में इसलिए 2 चीज़ें दिए गए हैं, आप कमेंट जल्दी से करेंगे इसका आंसर क्या होगा साथियों। तो 5वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर, 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि चोल राज्य की राजधानी कहाँ थी और राज्य चिन्ह क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए मैं अब इसके आंसर को बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ए साथियों, क्योंकि इनकी राजधानी थी उत्तरी मनलूर, जो बाद में उरैयूर हो गया था, और राजकीय चिन्ह वहाँ का बाघ या चीता था। क्या था, बाघ या चीता। समझ गए। आइए हम बात करते हैं छठे प्रश्न के बारे में। छठा प्रश्न क्या कहता है कि संगम काल में राजा का सर्वोच्च न्यायालय होता था। संगम काल में राजा का सर्वोच्च न्यायालय होता था। ए मंडलम, बी नाडु, सी पट्टिनम और डी मनरम। ये 4 ऑप्शन हो गए कि संगम काल में राजा का सर्वोच्च न्यायालय होता था। ए मंडलम, बी नाडु, सी पट्टिनम और डी मनरम। इसमें क्या आंसर होगा, कमेंट जल्द से जल्द करेंगे आप सब लोग। इसका आंसर क्या होगा साथियों, तो संगम काल में राजा का जो सर्वोच्च न्यायालय था वो होता था, क्या कहते थे उसे भाई, भाषाएं देखिए वहाँ पर अलग हैं। साउथ में चोल चेर पांड्य 3 संगम काल थे। तीनों का क्षेत्र यदि आप देखना चाहेंगे, तीनों का क्षेत्र देखिए यही था। जैसे आप साउथ में जब जाते हैं तो साउथ में जैसे आप देखे होंगे साथियों कि साउथ में ए आपका है, साउथ में तो ए जो भाग था यही 3 संगम के क्षेत्र माने जाते हैं। एक यहाँ और एक यहाँ, यही 3 संगम के क्षेत्र माने जाते हैं, चोल चेर पांड्य। समझ गए। तो ये तरीके से माने तो ट्रेंगुलर शेप में तीनों राजवंशों तो राज्य कर रहे थे चोल चेर पांड्य। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों डी मनरम। संगम काल में राजा का सर्वोच्च न्यायालय होता था, मनरम होता था, मनरम बोलते थे उसे, याद कर लीजिएगा मनरम। आइए बात करते हैं 7वें प्रश्न के बारे में। संगम काल में भू राजस्व कृषि उत्पादन का कितना था। संगम काल में भू राजस्व कृषि उत्पादन का कितना था, मतलब कितना भाग कुल उत्पादन का लिया जाता था राजस्व के रूप में। तो चौथा भाग, बी 5वां भाग, सी 6ठा भाग, 7वां और डी 7वां भाग। कौन सा आंसर सही होगा जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे।
आप सब जानते हैं कि जैसे मुगल काल वगैरह में क्या था, दिल्ली सल्तनत वगैरह में क्या था कि वहाँ पर 1/2 लिया जाता था कुछ लोगों के, कुछ शासकों के द्वारा, क्योंकि वे आतताई थे, क्योंकि वे लूटते पाटते थे, प्रताड़ित करते थे लोगों को, इसलिए उत्पादन का आधा ले ही लिया करते थे। लेकिन यदि जो राजा, जैसे विक्रमादित्य गुप्त काल में आप देखें, गुप्त काल में देखें, हर्षवर्धन के समय में देखें, वहाँ पर भी जो है सो आप देखेंगे जब उत्पादन, तो वहाँ पर उत्पादन का लगभग 1/6 भाग लिया जाता था। तो ये राजा अच्छे प्रजा के लिए करते थे, क्योंकि उत्पादन का 6ठा भाग लेते थे। तो यहाँ पर भी साथियों उत्पादन का 6ठा भाग ही लिया जाता था राजस्व के रूप में। इसके मतलब संगम काल के जो राजा थे वे प्रजावत्सल थे, प्रजा का देखरेख किया करते थे। आइए बात करते हैं 8वें प्रश्न के बारे में। 8वां प्रश्न कहता है कि संगम काल में कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। संगम काल में कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। ए पट्टिनम, बी कुरिंजी, सी मनरम, डी मरुदम। फिर से देखेंगे ऑप्शन। ए कहता है पट्टिनम, बी कुरुंजी, सी मनरम और डी मरुदम। ए आपके जो है सो आंसर है, सॉरी ऑप्शन है। इसके आंसर को जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे आप सब लोग। इसका आंसर क्या होगा साथियों? संगम काल में कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था, क्या कहते थे? संगम काल में कृषि योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? ये आपको आंसर को चूज करना है साथियों। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मरुदम। क्या हो जाएगा? मरुदम। संगम काल में कृषि योग्य भूमि को मरुदम कहा जाता था, और मनरम तो आप जानती हैं न्यायालय को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन। पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी पुस्तक के लेखक कौन थे? पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी पुस्तक के लेखक कौन थे? ए टॉलमी थे, बी एरियन, सी प्लिनी और डी अज्ञात यूनानी लेखक। ये 4 ऑप्शन हैं। कमेंट जल्दी जल्दी करेंगे आप सब लोग कि पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी के लेखक कौन थे। एक क्वेश्चन है आपका, यह बुक है, इस बुक का नाम, फेमस राइटर हैं, इसका नाम, पुस्तक के राइटर का नाम बताना है। यहाँ पर टॉलमी है आपका, क्या है? टॉलमी है यहाँ पे आपका, ठीक है ना, टॉलमी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। टॉलमी, ए टॉलमी थे, बी एरियन थे, सी प्लिनी थे और अज्ञात यूनानी लेखक डी। इसका आंसर हो जाएगा साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे आप सब लोग। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों डी हो जाएगा साथियों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर। अज्ञात यूनानी लेखक के द्वारा ही यह पुस्तक लिखा गया था। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अज्ञात यूनानी लेखक इसका आंसर हो जाएगा साथियों। ये आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि यह जरूरी है याद करना, महत्वपूर्ण एक सोर्स माना जाता है साउथ के इतिहास को जानने का। आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि राजा को अदा किए जाने वाले कर को कहा जाता था। मतलब संगम काल में राजा को जो कर दिया जाता था उसको क्या कहा जाता था? तो ए कडमई, बी मनरम, सी कुरिंजी और डी पट्टिनम। क्या कहते थे उसे साथियों? तो संगम काल में, मुझे तो जहाँ तक लगता है कि संगम काल में राजा को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? तो राजा को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते थे साथियों? इसका आंसर हो जाएगा आपका साथियों, ए हो जाएगा कडमई। क्या हो जाएगा? कडमई। संगम काल में राजा को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते थे? तो कडमई कहा जाता था साथियों। तो आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। आप इसी तरह से जुड़े रहें, तैयारी करते रहें और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहें साथियों। आप सब लोग हमारे जितने भी जो है सो शुभ चिंतक हैं, वे सब 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने में हमारा सहयोग जरूर करेंगे, जिससे कि जल्दी से जल्दी हम भी लाइव क्लास लेना स्टार्ट कर सके साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।